हमने देखा किस तरह से मुगल साम्राज्य का जब शासन चल रहा उसी समय यूरोपियंस का भी भारत आगमन होता है। सबसे पहले हमने देखा पुर्तगालियों का भारत में आना और किस तरह से पुर्तगालियों ने भारत में विशाल व्यापारिक साम्राज्य स्थापित, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उनकी कुछ नीतियों की वजह से उनको यहाँ से भागना। दूसरे जो व्यापारी आए थे यूरोप से वो थे डच। डच बेसिकली, डच किनको बोलते हैं? तो आज यूरोप का नीदरलैंड, जिसको पहले हॉलैंड भी बोलते थे, तो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को डच बोलते हैं। डच आए थे भारत में। पुर्तगालियों के बाद जो दूसरे यूरोपीय व्यापारी आए थे वो डच थे। डच, जिसे आज हम नीदरलैंड कहते हैं, आज देखोगे तो यह नीदरलैंड बहुत ही विकसित प्रकार का देश, डेवलप्ड कंट्री। सभी तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय जो रैंक दिया जाता है उसमें टॉप 10 में ये कंट्री रहता है नीदरलैंड। आपको जानकर खुशी भी होगी और बुरा भी लगेगा कि नीदरलैंड विश्व का पहला देश था जिसने अपने देश में ईवीएम लाया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो आज हम हमारे देश में उस पर काफ़ी सारे वाद विवाद होता रहता है जब जब चुनाव होता है कि ये ईवीएम सही नहीं है, इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया अर्थात चुनाव सही तरीके से नहीं हो पाता, निष्पक्ष नहीं हो पाता है, इसको आसानी से हैक किया जा सकता है। तो ये जो ईवीएम मशीन जो आज हमारे चुनाव का मुख्य साधन है, ये ईवीएम सबसे पहले 1960 ईस्वी में नीदरलैंड ने ही लाया था। ये जनरल नॉलेज की बात कर, लेकिन बाद में उसने इसको त्याग दिया। फिर बहुत सारे देशों ने, सन 2005 में जर्मनी ने भी इसको अडॉप्ट किया था ईवीएम को चुनाव के लिए, लेकिन बाद में उनको भी लगा इसमें गड़बड़ी है, ये गड़बड़ हो सकता है, ये भी त्याग दिया। फिर अमेरिका में भी कुछ प्रांतों में कुछ समय पहले इसको लागू किया गया था, लेकिन वहाँ भी समझ में आया कि इसको ईजिली हम हैक कर सकते हैं, हैकिंग हो सकती है, उन्होंने भी त्याग। तो आज लगभग बहुत सारे देशों ने, खासकर यूरोपीय और अमेरिकन देशों ने ईवीएम को बिल्कुल नकार दिया। और भारत में आज ईवीएम के ही माध्यम से सभी तरह के चुनाव हो रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी तरह के। तो ईवीएम लाने वाला पहला देश नीदरलैंड है। ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है। दूसरा कि ईवीएम नीदरलैंड के बारे में एक और बहुत बड़ी बात है ना, कि नीदरलैंड विश्व का शायद पहला देश ऐसा बनने जा रहा है जहाँ की जेलों में, है ना, यहाँ की जो जेल है, कैद खाना है, वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कैदी है ही नहीं। लगभग सारे जेल आज नीदरलैंड के खाली हो चुके, अर्थात वहाँ अपराध होता ही नहीं। तभी सरकार ने, नीदरलैंड की सरकार ने निर्धारित किया है कि भाई ये जो जेल है इसका इस्तेमाल अब शिक्षा और हॉस्टल बनाने में किया जाएगा, हॉस्टल के लिए किया जाएगा। खाली पड़े हैं जेल, क्या करेंगे? तो आप समझ सकते हो कि नीदरलैंड किस तरह से, कितना विकसित, कितना शिक्षित देश है जहाँ कोई अपराध ही नहीं है। आज जेल के जेल खाली पड़े हुए। तो वही नीदरलैंड, वही डच भारत आए थे। दूसरा यूरोपियन थे जो भारत आया था व्यापार के लिए। तो डच देखेंगे तो पुर्तगालियों के बाद, पुर्तगाली पहला था, वास्को डी गामा आया था। उसी तरह से डचों में भी देखेंगे तो पहला जो डच आए थे, पहला डच, वो ईयर 1596 में आए थे। कार्नेलिस तहस्तमान, कार्नेलिस तहस्तमान, कार्नेलिस तहस्तमान, ये पहला डच थे जो भारत आया था ईयर 1596। जैसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में आया था, तो ठीक 100 साल बाद 1596 में दूसरा डच, पहला डच कार्नेलिस दहस्तमान आया।
तो पुर्तगालियों के बाद दूसरे जो यूरोपियन आए थे वो थे डच। कार्नेलिस डैस्टमान पहला डच भारत आया था। फिर डचों का व्यापार शुरू हुआ। फिर इसी क्रम में ईयर 1602 डच कंपनी की स्थापना हुई। डच कंपनी जिसका नाम था वीओसी। वीओसी इसका पूरा नाम है वेरिंगदे ओस्टे वेरिंगदे ओस्टे इंडेंस कंपनी। वेरिंगदे ओस्टे इंडेंस कंपनी, शॉर्ट फॉर्म है वीओसी। तो आप लोग तो वीओसी ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि डच कंपनी का नाम या वीओसी कौन सी यूरोपियन कंपनी थी, डच। तो 1602 ईस्वी में डच कंपनी की स्थापना। तो कंपनी की स्थापना में क्रम में देखेंगे तो अंग्रेज पहले हो जाएगा, है ना। अंग्रेजों की जो कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1599 में बनी थी और डच कंपनी बनी 1602 में। लेकिन आने के क्रम में देखेंगे तो आने का क्रम तो डच अंग्रेजों से पहले भारत आए थे, ठीक है। तो 1602 ईस्वी में डच कंपनी बनी। अब देखो डचों के बारे में थोड़ा सा समझे हम कि डच मुख्यतः है ना दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में जैसे कि हम देखेंगे पुर्तगाली आए, है ना। इनका मुख्य जो ध्यान था, मुख्य जो अट्रैक्शन था पुर्तगालियों का, वो इस और था, अर्थात मालाबार कोस्ट। लेकिन जो डच थे इनका मुख्य ध्यान कोरोमंडल कोस्ट में, कोरोमंडल क्षेत्र में, ये डचों का मुख्य फैक्ट्रियां देखेंगे, अधिकतर फैक्ट्रियां डचों ने इन्हीं कोरोमंडल तट में स्थापित। क्यों? क्योंकि डचों का प्रारंभ से ही रुचि भारत के साथ व्यापार कम, बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया अर्थात आज का मलेशिया, इंडोनेशिया के क्षेत्रों में ज्यादा ना, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में ज्यादा इनका रुचि था। तो पहला ये ध्यान रखना है कि डचों ने कोरोमंडल तट को से ही अधिकतर व्यापार करते। कोरोमंडल तट डचों का एक तरह से मुख्य एक कह सकते हैं कि व्यापारिक फैक्ट्रियां थी, जहां से वो दक्षिण पूर्वी एशिया में अर्थात जावा, सुमात्रा, मलक्का के साथ व्यापार करते। तो डचों का मुख्य जो व्यापार का जो क्षेत्र है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ही था। इसलिए भारत में कोरोमंडल तट, क्योंकि भारत से जो सामान लेकर जा रहा है तो किधर से जाएगा, इधर से तो जा ही नहीं सकता, इधर लंबा पड़ता है, तो वो कोरोमंडल तट देखेंगे, पुलिकाट, मछलीपट्टनम, नागापट्टनम क्षेत्र में अधिकतर फैक्ट्रियां डचों की। तो डचों का मुख्य जो बल था व्यापार में वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ। और दूसरा कि डचों का मुख्य जो व्यापारिक वस्तु है, जैसे हम देखेंगे पुर्तगाली या अंग्रेज, ये मसाले पर ज़्यादा फोकस करते, मसाले के निर्यात। लेकिन डचों ने मसाला व्यापार या नील या अफीम को दूसरी वरीयता दिया। पहला वरीयता में रखा वस्त्र व्यापार। वस्त्र व्यापार को ये दूसरा प्रमुख माध्यम। जैसे कि यूरोपियंस ने मुख्य रूप से देखा जाए तो वो मसाले को ज़्यादा महत्व देते थे, लेकिन डच व्यापारियों ने वस्त्र व्यापार को ज़्यादा महत्व दिया। यूँ कह सकते हैं कि भारतीय वस्त्र को यूरोप का एक महत्वपूर्ण निर्यात का वस्तु बनाया था, वो डचों ने ही बनाया था। तो डच ज़्यादातर वस्त्र व्यापार पर फोकस था, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, और पहला इनका यही होता था वस्त्र व्यापार। फिर दूसरे मसाले, या फिर मसाले भी इनके कम थे, क्योंकि देखोगे आप, मैंने बताया जैसे मालाबार कोस्ट में इनका इंटरेस्ट नहीं था, इनका मुख्य इंटरेस्ट कोरोमंडल कोस्ट है ना, कोरोमंडल कोस्ट आप जानते हो, जो पूर्वी तट है हमारा उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। तो इन्हीं कोरोमंडल कोस्ट से ही वो ज़्यादातर व्यापार, यहाँ वस्त्र व्यापार, मसाले व्यापार तो मालाबार कोस्ट से। तो वस्त्र, अफीम, सोरा, इस तरह के व्यापार में ही वो ज़्यादातर रुचि लेते थे डच। तो डचों का मुख्य रूप से जो व्यापार का संकेंद्रण था वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ,
और मुख्य व्यापार का जो वस्तु था वो था वस्त्र व्यापार। तो ये डचों की कंपनी बीओसी, पहला डच जो भारत आए थे वो कार्नेलिस दहस्तमान, और पहला जो डच गवर्नर था, पहला डच गवर्नर पीटर बोथ है। पीटर बोथ ये पहला डच गवर्नर है, पीटर बोथ, फर्स्ट डच गवर्नर जनरल। हाँ, 1602 ईस्वी में आई थी और 1614 तक ये गवर्नर के रूप में। ऐसे माना जाता है कि ये मुख्य रूप से बटेविया अर्थात आज का जो जकार्ता है वहाँ भी वो अपना डचों ने अपना मुख्य केंद्र बनाया था, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों ने देखिए तो पूर्व की तरफ अर्थात भारत और दक्षिण पूर्व की तरफ सबसे पहले जो फैक्ट्री डाला था वो बटेविया है ना, बटेविया में। बटेविया मतलब आज का जकार्ता वाला क्षेत्र, जकार्ता मतलब इंडोनेशिया। और ये बटेविया जो है वो डचों ने पुर्तगालियों से छीना था। इसका मतलब डच जब भारत आए तो इनका सामना हुआ पुर्तगालियों से, अर्थात दोनों के कॉन्फ्लिक्ट, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और फिर दोनों में संघर्ष भी हुआ, पुर्तगालियों के साथ डचों का संघर्ष। और इसमें देखते हैं कि डच ने पुर्तगालियों की फैक्ट्री बटेविया को जीत लिया, और इसी समय भारत में भी पुर्तगालियों ने पहला फैक्ट्री बनाया था। पुर्तगालियों का पहला फैक्ट्री भारत में है मुसल्लीपट्टनम और मछलीपट्टनम। मुसल्लीपट्टनम भारत में पहला फैक्ट्री, ये भारत में, और ये तो इंडोनेशिया में। तो 1605 ईस्वी में बटेविया में भी डचों ने पुर्तगालियों से छीनकर बटेविया को अपना फैक्ट्री, डच फैक्ट्री बनाया, और भारत में मुसल्लीपट्टनम को अपना पहला फैक्ट्री। फिर सन 1610 ईस्वी में डचों ने भारत में जो दूसरी फैक्ट्री बनाया था वो था पुलिकट। कोरोमंडल कोस्ट में पुलिकट अर्थात पूर्वी तट पर पुलिकट। ये चंद्रनगर के राजा से इन्होंने पुलिकट लिया था, और पुलिकट पर एक तरह से पुलिकट भारत में डचों का मुख्यालय कह सकते हैं। पुलिकट को डचों ने अपना मुख्यालय बनाया, हेडक्वार्टर बनाया भारत। और यहाँ वो अपनी करेंसी डच करेंसी भी वो यहाँ से जारी करते। पुलिकट मतलब डचों का भारत में एक तरह से राजधानी पुलिकट हो, 1610 ईस्वी। फिर 1616 ईस्वी में डचों ने सूरत को, वस्त्र व्यापार है इनका मुख्य गतिविधि, सूरत को कैसे छोड़ सकते हैं, तो इन्होंने सूरत को भी अपना एक व्यापारिक केंद्र बनाया। 1616 ईस्वी में सूरत पर भी इसने व्यापारिक कोठी सूरत में। इस समय भारत में देखें तो पुर्तगालियों का काफ़ी वर्चस्व था, खासकर भारत के पश्चिमी तट पर। 1639 ईस्वी में कह सकते हो है ना कि गोवा, जो इस समय हम जानते हैं गोवा पुर्तगालियों का मेन हेडक्वार्टर था, तो डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था पुर्तगालियों से गोवा को छीनने के लिए, लेकिन वह छीन नहीं पाया, असफल रहा था, गोवा को जीत नहीं पाया, गोवा असफल रहा। देखेंगे मुख्य रूप से प्रारंभ में गोवा में पुर्तगाली और डचों का ही संघर्ष चलेगा, तो गोवा पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। फिर गोवा के बाद देखें तो ईयर 1641 में इसने डचों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया। मलक्का जैसे कि हमने देखा था लास्ट क्लास में, पुर्तगालियों का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो व्यापार चल रहा था, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उसके व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मलक्का को अपना एक सेंटर बनाया था। तो मलक्का जल संधि इंडोनेशिया, तो मलक्का को डचों ने पुर्तगालियों से छीन लिया था, तो मलक्का भी इनके हाथ से गया, पुर्तगालियों के हाथ से। ये पुर्तगालियों से छीना था। मलक्का के बाद ईयर 1658 अगला फैक्ट्री
कहाँ? तो सिलोन, श्रीलंका। सिलोन श्रीलंका का ही पहले पुराना नाम था। तो सिलोन पर भी इसने अपना व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किया। इसी समय ईयर 1658 में ही डचों ने नागापट्टनम को भी अपने अधीन किया और यहाँ डच फैक्ट्री स्थापित की। और यही नागापट्टनम 1690 के बाद डचों का मुख्यालय बन गया। डचों का मुख्यालय अर्थात प्रारंभ में डचों का मुख्यालय कहाँ था? जैसे कि हमने देखा, डचों का प्रारंभ में मुख्यालय पुलिकट, बाद में डचों का मुख्यालय बन गया नागापट्टनम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि डचों का आरंभिक मुख्यालय पुलिकट, बाद में डचों का मुख्यालय कहाँ बना? तो नागापट्टनम। तो 1658 में नागापट्टनम। इसके अलावा ईयर 1663 ईस्वी में डचों ने अपना पहला फैक्ट्री मालाबार तट पर स्थापित किया था। पहली बार वो था कोचीन। पुर्तगालियों के अधीन था यहाँ। तो 1663 में डचों ने कोचीन में भी अपनी एक फैक्ट्री स्थापित। अभी तक देखें तो इससे पहले तक अधिकतर फैक्ट्री पुलिकाट, बिमलीपत्तन, मुसलीपत्तन, नागापट्टनम, ये सब कहाँ है? कोरोमंडल तट पर। पहली बार पश्चिमी तट पर अर्थात मालाबार तट पर पहला फैक्ट्री 1663 में कोचीन में स्थापित। फिर बंगाल, उसके बाद देखिए तो बंगाल में भी डचों ने काफ़ी रुचि दिखाया, क्योंकि बंगाल में भी सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र का केंद्र था, एक तरह से व्यापारिक केंद्र। तो बंगाल में भी ने काफ़ी रुचि दिखाया। बंगाल में देखें तो पिपली, बालासोर, जो आज उड़ीसा में बालासोर, पहले बंगाल में ही था। चिनसुरा, हुगली के पास है ये चिनसुरा। कासिम बाजार, ये सब डचों की फैक्ट्री है बंगाल में। कासिम बाजार, पटना, इन क्षेत्रों में भी डचों ने व्यापारिक कोठियां स्थापित। और बंगाल से मुख्य रूप से वो वही वस्त्र मतलब सूती और रेशमी, दोनों तरह के वस्त्र। इसके अलावा बंगाल से वो सोरा, है ना, सोरा जिसको सॉल्ट पीटर बोलते हैं, जिससे बारूद बनाया जाता है, सोरा। इसके अलावा अफीम, इन सब के व्यापार में ही वो ज़्यादातर समय एंगेज रहता है, इन्हीं में वो रुचि। तो डचों का बहुत ही सेलेक्टिव केंद्र था भारत में, बहुत गिनी चुनी फैक्ट्रियां हैं। देखो, अधिकतर जो उनकी फैक्ट्रियां हैं वो कोरोमंडल कोस्ट में ही है। मालाबार कोस्ट में सिर्फ एकमात्र व्यापारिक कोठी थी, कोचिन। इसके अलावा बंगाल में ये, और कहीं भी नहीं था भारत में व्यापारिक कोठी डचों का। डचों का देखें तो मुख्य रूप से भारत के साथ व्यापार कम और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार ज़्यादा था। चूँकि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश से जाने का रास्ता कोरोमंडल, तो कोरोमंडल के जो बंदरगाह थे वो डचों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इस समय हम देखते हैं डच बहुत अच्छे से व्यापार करते हैं, फायदे में रहते हैं, मार्जिन का। लेकिन भारत में डचों को जो पहली पराजय का सामना करना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है, वो किससे? तो वो त्रावणकोर के राजा से। हम जानते हैं त्रावणकोर केरल तट पर, मालाबार कोस्ट में बहुत सारे राजतंत्र रियासत रहती थी। कालीकट जहाँ जमोरिन का शासन था, त्रावणकोर, कोचीन, कन्नूर। तो त्रावणकोर एक बहुत ही शक्तिशाली रियासत था। यहाँ त्रावणकोर का इस समय राजा थे मार्तंड वर्मा। जब डचों के साथ इनका संघर्ष होता है, डच त्रावणकोर के साथ भी व्यापार करता है। डच का मुख्य रूप से देखें तो पहला जो पराजय है वो त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के हाथों होती। इस समय त्रावणकोर और डचों के बीच में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोलाचल का युद्ध। कोलाचल का युद्ध, यह युद्ध 1741 में लड़ा गया था, कोलाचल का युद्ध। इस युद्ध में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा, जिसने त्रावणकोर को बिल्कुल आधुनिक रूप से जानते हैं, आधुनिक भारत में पढ़ेंगे इसके बाद, इसने
डचों को परास्त कर दिया था इस युद्ध में, कोलाचल के युद्ध में। और जो डचों की जो सेनापति थे डी लिनॉय, लेनॉय, इनके नाम भी ऐसे ही मिलते हैं, डी लिनॉय परास्त हो गया था। डच सेनापति डी लिनॉय हार गया था और फिर आत्मसमर्पण भी कर दिया इन फ्रंट ऑफ मार्तंड वर्मा। फिर डी लिनॉय ने, जो डच सेनापति था, उसने त्रावणकोर के राजा की सेवा भी, मतलब त्रावणकोर के राज्य में सेवा दिया। और इसी डी लिनॉय के सहायता से मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर को अस्त्र शस्त्र में, सैन्य क्षेत्र में बिल्कुल यूरोपीय स्टाइल में सुसज्जित कर दिया। तो इस डी लिनॉय जो डच सेनापति था, जिसने बाद में मार्तंड वर्मा को काफी सहयोग किया था, मार्तंड वर्मा के यहाँ सेवा, और इस समय त्रावणकोर को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। इस कोलाचल युद्ध का महत्व तो बहुत ज्यादा है। इसी कोलाचल युद्ध के विजय की स्मृति में राजा मार्तंड वर्मा ने एक स्तंभ बनाया था। ये कोलाचल स्तंभ है, कोलाचल स्तंभ। ये आज तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में कोलाचल स्तंभ। आज भी ये पिलर है जो 1741 में, है ना, कोलाचल विजय की स्मृति में बनाया गया था। तो डचों का भारत में ये पहला पराजय था, पहली बार हार गया था डच। उसके बाद से डचों का फिर पतन शुरू हुआ और डचों को जो अंतिम रूप से, जो मुख्य रूप से देखा जाए, डचों को जो पराजय का सामना करना पड़ा, जिससे भारत में डचों का महत्व कम हो गया, वो था ईयर 1759 में बेदारा या बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध हम जानते हैं, ये युद्ध बंगाल में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में पलासी का युद्ध जीता, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किंग मेकर बनने की कोशिश किया और पलासी का विजय, जिस सेनापति की मदद से अंग्रेजों ने पलासी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त किया था, मिर्जाफर, उसी मिर्जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब बनाया। फिर मिर्जाफर से काफ़ी कुछ लिया। फिर जब मिर्जाफर ने देने से मना कर दिया, कहा कि खजाना खाली हो गया है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मिर्जाफर को चेतावनी देने लगा, धमकी देने लगा। तो मिर्जाफर ने कोशिश किया था अंग्रेजों को परास्त करने के लिए, अंग्रेजों से निपटने के लिए। तो अंग्रेजों से निपटने के लिए उसने डचों का सहयोग लेने की कोशिश किया और इस समय डच और मिर्जाफर ने मिलकर एक एलाइज बनाया था, एक संगठन बनाया था अंग्रेजों को परास्त करने। जब अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेजों ने इन दोनों की सेना को, मिर्जाफर की सेना और डच की सेना, दोनों को परास्त कर दिया और डचों को इसी युद्ध में अंतिम रूप से परास्त कर दिया। और फिर डच का बंगाल में तो बेदारा, ये हुगली के पास जो चिनसुरा है, जो डचों का फैक्ट्री था, वही है बेदारा, चिनसुरा। तो चिनसुरा के पास बेदारा के युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने परास्त किया और इससे डच कमजोर पड़ गया। और अंतिम रूप से देखा जाए तो डचों को अंग्रेजों ने पूरी तरह से समाप्त किया। कब? डचों को भारत से पूरी तरह से समाप्त किया यार 1795। इसका कारण यूरोप था। जब यूरोप में फ्रांस ने हॉलैंड पर कब्जा कर लिया तो हॉलैंड के राजा इंग्लैंड चले आए और इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ के डच राजा ने अधिकार दिया कि भाई आप भारत के फैक्ट्रियों पर, डच फैक्ट्रियों पर आप संरक्षण दो, डच फैक्ट्रियों को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने संरक्षण के बहाने डच फैक्ट्रियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस तरह से भारत से डचों का सफाया हो। तो ये तो हो गया डच। तो डच भारत में काफ़ी समय तक रहा और इनका, डचों का देखा जाए तो मुख्य रूप से व्यापार पर ज़्यादा ध्यान था, ना कि भारत में जैसे अंग्रेजों ने साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। डचों का ऐसा प्रयास नहीं रहा था। मुख्य रूप से डच व्यापार करने ही आए थे और वो भी वस्त्र व्यापार।